श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी का अमल तेज। अगले चंद रोज में उमर अब्दुल्ला की सरबराही में नई सरकार उठाएगी हल्फ। प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा दिल्ली से पहुंचे श्रीनगर। पार्टी हेडक्वार्टर पर 9 मुंतखब मेंबरान के साथ की मीटिंग। CLP चुनने का इख्तियार दिया गया पार्टी हाईकमान को। जम्मू खिते में NC के बागी उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से कांग्रेस को पहुंचा नुकसान। नई सरकार की तश्कील से कबल रियासत का दर्जा बहाल करने से मरकज और जम्मू कश्मीर के दरमियान दूरियां होंगी कम। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी। हंदवारा में 30 करोड़ खर्च करने के बाद मेडिकल कॉलेज की तामीर पर कदगन। लोग तरह तरह के खदशात से दुचार। कठुआ में रेत माफिया सरगर्म और मौसम सरमा से कबल ही बिजली सप्लाई में कमी, सार्फिन परेशान। और भी कई मौज़ूआत हैं आज की शेरबीन में, एक मुख्तसर वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वस्ता आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खैबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। मुबारक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में पाए नर्सिंग और दीगर पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज। मुबारक पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोपी और पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ JNK के साथ अफिलिएटेड भी है। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9419291426 पर। बज़्म तौहीद अहले हदीस औक़ाफ़ ट्रस्ट जम्मू कश्मीर की तरफ से इतला। जैसा कि आप सब लोग बखूबी वाकिफ है कि 24 जून 2024 को बाजार मस्जिद बोहरी कदल होलनाक आग में पूरी तरह से शहीद हो गई थी। अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से 13 अक्टूबर बरोज इतवार सुबह 10 बजे बाजार मस्जिद मुबारकी रहमतुल्लाह अलैह की असर नव तामीर बुनियाद डाली जा रही है। सदर औक़ाफ़ ट्रस्ट बज़्म तौहीद मौलाना मौलवी मोहम्मद मुबारकी साहब की आमद मुतवक्का है, जबकि मीरवाइज कश्मीर मौलाना डॉक्टर उमर फारूक साहब मेहमान ज़ी-वक़ार व मेहमान खुसूसी होंगे। तमाम उलमाए कश्मीर व लोगों को इस नेक तकरीब में शिरकत की दावत दी जाती है। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.8 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी को पॉड और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सभी जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत साजी के लिए तैयारियां जारी हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप इस वक्त नई काबीना तश्कील देने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर तश्कील 9 एक्ट की अमलावरी के बाद से जहां असम्बली सीटों में इजाफा हुआ है, वहीं वज़रा की तादाद 10% किए जाने से जम्मू कश्मीर UT सरकार में वज़ीर आला समेत सिर्फ 9 वज़रा, वज़ीर आला के अलावा सिर्फ 9 वज़रा शामिल किए जा सकते हैं। वज़रा की तादाद सिर्फ न होने के बायस नई हुकूमत को न सिर्फ सूबाई सतह पर नुमाइंदगी का ख्याल रखना है, बल्कि मुख्तलिफ तबकों, मज़ाहिब और ख़वातीन कोटा भी मलहूज़ नज़र रखना है। कांग्रेस के अलायंस में होने के बायस कांग्रेस भी काबीना में शराकतदार है और इससे NC क़यादत के हाथ मजीद बन चुके हैं। ज़रा के मुताबिक उमर अब्दुल्ला की सरबराही में बनने वाली नई सरकार में इब्तदाई तौर चंद ही वज़रा को शामिल किया जा सकता है और बाज़ नशस्तों को दूसरे मरहले में पूर्ण किए जाने का कभी इम्कान है। इधर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा 2 दिन तक दिल्ली में मरकजी क़यादत के साथ सलाह मशवरा करने के बाद आज दोपहर श्रीनगर वापस पहुंचे और उन्होंने 9 मुंतखब मेंबरान के साथ मीटिंग की, जिस दौरान मेंबरान से सलाह मशवरा करके करारदाद पास की गई और पार्टी हाईकमान को CLP लीडर नामजद करने का इख्तियार दिया गया। इतलात के मुताबिक तारिक हमीद कर्रा NC क़यादत से मुलाकात के लिए रवाना हो चुके हैं और वो हुकूमत बनाने के लिए अपनी सपोर्ट लेटर पेश कर रहे हैं और इस दौरान कई दीगर मामला भी ज़ेर बहस आएंगे। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि असेंबली इलेक्शन का इनेकाद और इसमें कामयाबी हमारी जद्दोजहद की पहली सीढ़ी थी और मुस्तकबिल में हमें मजीद चैलेंजों का सामना रहेगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारे सामने जो चैलेंज है वो जम्मू कश्मीर को
ریاست کا درجہ بحال کرانا ہے تاکہ آنے والی حکومت بغیر کسی رکاوٹ کے عوام کو ہر سطح پر راحت پہنچا سکے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر نے کہا کہ دوز دباؤ، تنگ طلبی اور ہراسانی سے نجات دلانے کے لیے ریاست کا درجہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ادھر بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری ترن چگ نے آج ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کی نئی اسمبلی کو صرف عوام کے مفاد میں ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی ایک مقدس جگہ ہے اور نئے اسمبلی ممبران کو اس کا استعمال صرف اور صرف عوامی مفادات اور بہبودی کے کاموں کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کا کام صرف اور صرف نریندر مودی کی سربراہی والی مرکزی سرکار ہی کر سکتی ہے اور وزیر اعظم اس بارے میں آج خود پارلیمنٹ میں بھی بول چکے ہیں۔ انہوں نے نئی سرکار کو مشورہ دیا کہ وہ اس معاملے پر بیان بازی اور کوششوں کے بجائے جموں کشمیر کو بہتر سرکار دینے پر توجہ مرکوز کریں۔ انہوں نے بھی الزام عائد کیا ہے کہ جیت کے جشن کے نام پر اپوزیشن لیڈران اور ورکروں پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے، جو کہ قابل مذمت ہے۔ اس دوران نئی سرکار تشکیل دینے کے ساتھ ہی پہلی کیبنٹ میٹنگ میں جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے سے متعلق قرارداد پاس کرنے کی خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے سابق وزیر اور بی جے پی کے سینئر رہنما مختار عباس نقوی نے دلی میں ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ مرکز اور جموں کشمیر کی نئی سرکار معاملات پر بیٹھ کر بات چیت کرے گی۔ جموں کشمیر سرکار سے رائے حاصل کر کے آئین کے مطابق جو کچھ بھی بہتر ہوگا اس پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے موصوف نے مزید کہا کہ جموں کشمیر میں انتخابات کرانا جمہوریت کی جیت ہے اور لوگوں نے چناؤ عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر یہ ثابت کیا کہ وہ جمہوریت پر مکمل طور بھروسہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی نئی سرکار کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے اور دیگر معاملات پر مل بیٹھ کر آئین کے مطابق آگے بڑھا جائے۔ اس دوران کانگریس کے جنرل سیکریٹری غلام احمد میر نے آج عمر عبداللہ کی طرف سے گزشتہ دنوں 35A کے حوالے سے دیے گئے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ سرکار سے وہ کچھ نہیں مانگا جا سکتا جو اسی نے چھینا ہو۔ البتہ جب مرکز میں سرکار بدلے گی تو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور کس طرح لوگوں کے خدشات کو دور کیا جا سکتا ہے۔ غلام احمد میر نے کہا کہ وزیر اعظم نے خود اس چناؤ میں بھی جموں میں ریاست کا درجہ بحال کرنے کی بات کی ہے اور وزیر اعظم کو نئی سرکار کے ریزولوشن سے قبل ہی اعتماد سازی کے طور پر ریاست کا درجہ بحال کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زبان کے پکے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ بغیر کسی تاخیر کے پورا کریں گے۔ غلام احمد میر نے جموں خطے میں کانگریس الائنس کی مایوس کن کارکردگی پر بھی رائے زنی کی۔ کابینہ کی فارمیشن کی بات کریں، وہ سلسلہ وار طریقے سے آگے چل رہا ہے۔ کل میجر پارٹی نیشنل کانفرنس نے اپنی لیجسلیٹو پارٹی کی میٹنگ کی، اس میں اپنا نیتا چن لیا اور اس کے علاوہ پھر آج ہی میرے خیال سے ہمارا سپورٹ لیٹر نیشنل کانفرنس کو جائے گا، ویسے تھے الائنس پارٹنر، سو دیٹ وہ اس پوزیشن میں آئے کہ وہ لیفٹیننٹ گورنر کے پاس اپنے نمبرز کو لے کر جائے اور سرکار فارمیشن کا وہ دعویٰ کریں گے۔ اس کے بعد گورنر اور جو لیڈر ہے وہ دونوں آپس میں ایمیکیبلی کوئی ٹائم پلیس ڈیٹ طے کریں گے اور اس کے حساب سے وہ ہوگا۔ وہ تو دنیا کو پتا ہے کہ جو ری آرگنائزیشن ایکٹ یہاں لاگو کیا گیا جس کے تحت اسٹیٹ کو ڈاؤن گریڈ کر کے یوٹی بنایا گیا، تو جو ہمارے پاس پورے دیش بھر کے فارمولاز ہیں وہ ہمیں معلوم ہے۔ ہم نے بھی یوٹیاں چلائی ہے، ہم نے یوٹیاں اچھے طریقے سے بھی چلائی، ہم سے یوٹیاں ٹھیک سے بھی نہیں چلی، تو پتہ ہے اس میں اختیارات کیا ہے۔ اسی لیے تو ہم نے یہ جو چناؤ لڑا ایک ایجنڈے پر لڑا کہ ہم لوگوں کے خاطر جو بھی سرکار آگے ہے مینڈیٹ ملنے کے بعد سب سے پہلا جو ہمارا ایجنڈا ہوگا وہ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوگا۔ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوگا تو پاورز آٹومیٹک بڑھیں گے، چیف منسٹر کے بڑھیں گے، کابینٹ کے بڑھیں گے، ایم ایل ایز کے بڑھیں گے۔ وہی تو ہماری عوام نے جو جنگ لڑنا تھا انہیں اپنا خوبصورتی سے لڑا۔ اب جو نمائندے ہیں خاص کر میجارٹی پورشن، رولنگ پورشن جو بنے گا، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل اپنی کوشش کرے، اور نریندر مودی پرائم منسٹر کمیٹڈ ہے۔ اس نے تو جموں کے چناؤ کمپین میں کہا ہے کہ اسٹیٹ میں نے دینا ہے، ہماری کمٹمنٹ ہے، اور الیکشن کے بعد ہم نے پہلے ہی بولا ہے، اب الیکشن ہو چکا ہے تو ہم نے تو کل بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ پرائم منسٹر کو چاہیے اب انتظار نہ کریں کہ پہلے ہم ریزولوشن یہاں سے موو کریں یا کوئی بڑی آواز۔ اگر وہ کمیٹڈ ہے، الیکشن بھی ہو گئے، ڈیلیمیٹیشن بھی ہو گیا، الیکشن بھی ہو گیا، سرکار بھی بن گئی، تو اس کے بعد میں اس کو چاہیے کیبنٹ فارمیشن سے پہلے اگر وہ دیتا ہے، بنا کسی ڈیمانڈ کے دیتا ہے،
तो उसको गुडविल क्रिएट होगा इस खत्ते में। जो लोगों को गुस्सा है कि हमारी स्टेट छीनी, अब अगर वो खुशअस्लूबी के साथ काबीना बनने से पहले स्टेट को रेस्टोर करता है, वो भी उसके हाथ में है, कर सकता है। तो उसकी इस पूरे खत्ते में, पूरे स्टेट में उसकी इमेज बिल्डिंग होगी कि ही इज मैन ऑफ कमिटमेंट। अदरवाइज जितना अब वो डिले करेगा उतना ही उसको और नुकसान इस खत्ते में। हमारा अलायंस जो है वो प्रीपोल अलायंस है, तो प्रीपोल अलायंस में किसको किसकी जरूरत है या नहीं जरूरत है वो नहीं देखा जाता है। ये सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप कांग्रेस का साथ होने की वजह से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा हुआ। अदरवाइज अगर कांग्रेस का साथ नहीं होता तो शायद इस कश्मीर वैली में इतना बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले नहीं लेता। एक गुडविल होता है। हमारी सीटें कम थी, अगर आप प्रपोर्शनेटली देखेंगे तो हमने बेहतर कश्मीर साइड में दिया, तो दैट मीन्स कि कश्मीर के अंदर कांग्रेस की चाहत ज्यादा थी और कांग्रेस लीडरशिप का जो इन्फ्लुएंस था वो ज्यादा था। अभी अलग बात है, ज्यादा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रहा था इस साइड से, तो ज्यादा जो मैंडेट है उनके नाम से मिला। मगर जो टफ मामला था, जो असली जम्मू कश्मीर का चुनाव था, वो जम्मू में था। और जम्मू में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में उस एरिया में 2 या 3 सीटें ही ली और वहां तो कामयाब नहीं हो पाए। और हम अलायंस में भी इसीलिए आए थे कि जो बीजेपी डोमिनेटेड एरिया है उसमें हम दोनों मिलकर कैसे मतलब बीजेपी को पसाड़ लें, उसमें रह गए दोनों। अगर आप वो जम्मू वाला एरिया एक स्टेट का हिस्सा देखें तो वहां तो ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कर पाया तो ना ही कांग्रेस को मदद हो पाया। मगर इधर वैली में दोनों का साथ मिलने का बड़ा बेनिफिट दोनों को हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें ज्यादा थी मैदान में, वो ज्यादा मैंडेट, हमारी सीटें कम थी तो कह रहे हैं आजाद उम्मीदवार तो चलो अभी वो उन्हीं के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स थे मैदान में, वो तो कोलिशन धर्मा के खिलाफ उनके लोग उतरे थे। जैसे किसी टाइम लद्दाख में पार्लियामेंट्री सीट पर जब कांग्रेस को सीट मिली, उनका आदमी बागी होकर चला गया, बाद में जब वो जीता पर ज्वाइन किया। तो उसी तरह से यहाँ अगर आप देखेंगे कई जगहों पर मतलब कोलिशन की सीटें डिस्ट्रीब्यूट होने के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने लोग मैदान में उतरे और एक हवा का फायदा लिया और वो जीत गए। तो वो तो कॉमन सेंस, वो तो अंडरस्टूड था कि उनको वापस आना ही है, वो तो प्रॉक्सी थे। तो इसी तरह से हम तो यहाँ तक सोचते हैं कि जो आगे हमारे मसले हैं, जिसको रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट की बात है, अभी भी हो सकता है बीजेपी तो आएगा नहीं इस साइड, जो नॉन बीजेपी अभी भी 2, 3, 4 जितने भी हैं उनको ऑफर रहनी चाहिए रूलिंग पार्टी की तरफ से, आओ इस मसले में। जरूरी नहीं कि सरकार का हिस्सा ही बने, जब तक यूटीए सरकार तो बहुत छोटी सी होगी, उसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंशन की बात नहीं। मगर सरकार के अलावा फ्लोर कोऑर्डिनेशन के लिए, बड़े इश्यूज के लिए और भी लोगों को ऑफर जानी चाहिए, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा उसकी तरफ से। हो सकता है वो भी कल उन बड़े इश्यूज में आपको ट्रेजरी बेंचेस के साथ दिखाई देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये थे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की सरबराही वाली आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत देने का बाज़ाब्ता तौर ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत के लिए हिमायती खत भी LG ऑफिस को रवाना किया। इत्तलात के मुताबिक डोडा खित्ते से आम आदमी पार्टी से वाबस्ता मेराज मलिक ने बीजेपी के गजे सिंह राणा को 4,538 वोटों से शिकस्त देकर जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी की जानिब से हिमायत देने के बाद NC कांग्रेस इत्तेहाद की सीटें 54 तक पहुंच गई हैं। सब इनको याद दिला दें कि जुमेरात को 4 आजाद मेंबरान ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के तय अपना एतमाद जाहिर किया है। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। समीन खुश्क मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने अगले हफ्ते के दौरान वादी कश्मीर के कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 11 से 15 अक्टूबर तक मौसम मजबूरी तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बादशाह वादी में 16 और 17 अक्टूबर को मौसम अवर आलूद रहने के साथ पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। उनका कहना है कि वादी में 18 और 19 अक्टूबर को मौसम जुज़वी से मजमूई तौर पर अबर आलूद रह सकता है और कहीं कहीं हल्की बारिश मुतवक्के है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महानवमी के मुकद्दस त्यौहार पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है और उन्होंने लोगों की खुशी और खुशहाली और अच्छी सेहत और कामयाबी की दुआ की है। सामीन, पुलवामा जिले में एक बड़ा हिस्सा उर्फ आम में छिराट यानी फ्लड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इस बेल्ट में दर्जनों देहात
हर छोटे बड़े सैलाब की जद में आते हैं और यहाँ के बाशिंदों को जान और माल के नुकसान का सामना रहता है। इसी इलाके से 2014 के सैलाब के बाद से एक नई और बड़ी फ्लड चैनल का मंसूबा तैयार किया गया था, मगर 10 साल गुजरने के बाद भी उस मंसूबे का क्या हुआ ये किसी को मालूम नहीं। ज़ेरी सैलाब आने के बायस इस वसी इलाके में नई सनती मरकज़ कायम किए जा रहे हैं और नहीं कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, और ये वजह है कि इस वसी इलाके के लोगों में बेरोजगारी भी दूसरे इलाकों से ज़्यादा पाई जा रही है। छराट यानी पुलवामा के इस सैलाब बेल्ट के लोग हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि उनकी तरफ भी नजर करम उठाई जाए। शबीर भट्ट की रिपोर्ट। अब जबकि जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत का कयाम करीबन तय हो चुका है और लोगों को नई हुकूमत से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है, जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला में भी लोग नई हुकूमत से तवक्कात वाबस्ता कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि अब की बार इस जिला को जामिया तमीर तरक्की के नक्शे पर जरूर लाया जाएगा ताकि इस जिला की शान रफ्ता बहाल हो सके। जिला की 4 असेंबली हलकों त्राल, राजपुरा, पुलवामा और पापोर में, जहां अवंतीपोरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी और एम्स जैसे इदारे मौजूद तो है, जबकि पापोर के खरीव इलाके में सीमेंट फैक्ट्रियों की बड़ी तादाद मौजूद है और लाचीपुरा जो कि हल्का इंतखाब राजपुरा के साथ आता है में इंडस्ट्रियल एस्टेट की मौजूदगी से मुकामी नौजवानों को रोजगार तो मिल रहा है, ताहम हल्का इंतखाब पुलवामा में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट या इंडस्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से यह हल्का इंतखाब सेंट्रल पॉइंट होने के साथ साथ तरक्की से पीछे रहा है। अवामी हलकों की माने तो इसके लिए माजी की सरकारें बिलवास्ता या बिलावास्ता जिम्मेदार है, जिन्होंने इस हल्के इंतखाब को सियासत के लिए इस्तेमाल तो किया, लेकिन इस जिला हेडक्वार्टर का दर्जा रखने वाले इस हल्के इंतखाब में बरसों बाद भी हिमालयाई तब्दीली का ख्वाब हनूज शर्मंदा तहबीर है। जिला के एक मारूफ समाजी कारकुन लतीफ सैफुल्लाह ने शहरवीन को बताया कि गुज़श्ता बरसों के दौरान बिलखसूस पुलवामा का अंदरूनी बेल्ट जैसे कि डोगरीपोरा, सुंदरीगुड़, ऋषिपोरा, डांगरपोरा, बैगपुरा, मलंगपुरा, वखरवन, रेंजीपोरा, हाजीबल और मजाफात को नजरअंदाज किए जाने से ये जिहाद आज भी जुबो हाले की दास्तान बयान कर रहे हैं और यहाँ की जो सियासी क़यादत अब तक बरसर इक़्तिदार रही है वो इस सारी सूरत-ए-हाल के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अवंतीपोरा और पुलवामा के बीच का जो ये बेल्ट है सरकारी अज़्म तवज्जी का शिकार रहा है, जहाँ न सिर्फ डोगरीपोरा और ऋषिपोरा में 2 बड़े पुल बरसों से तशरीह तकमील है, वहीं इलाके को सैलाबी सूरत-ए-हाल का खतरा लाहिक रहता है, लेकिन इसके बावजूद फ्लड महकमे ने यहाँ फ्लड चैनल या हिफाजती बांध बनाने की ठोस इकदाम नहीं किए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नई हुकूमत इस तारीखी कॉन्स्टिट्यूंसी को अब नजरअंदाज नहीं करेगी। इसी तरह हल्के इंतखाब त्राल में भी लोगों का कहना है कि गुज़श्ता बरसों के दौरान त्राल में भी जामे तरक्की का पहिया रुक सा गया है और यहाँ सयाहत के साथ साथ मनी सेक्रेट तशरीह तकमील होने के साथ साथ शोबे सेहत की तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है। इस दौरान आज नौ मुंतखब मेंबर असेंबली त्राल रफीक अहमद नायक ने SDH त्राल का दौरा करके यहाँ दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि वो अस्पताल की शान रफ्ता बहाल करने के लिए लाजमी इकदाम करेंगे। देरी अस्ता अमीराबाद त्राल में तेंदुए ने दौरान शब जावेद अहमद मीर नामी शहरी के गाँव खाने पर धावा बोलकर एक बेढालाक जबकि एक को जख्मी कर दिया है, जिसके बाद मकामी लोगों में खौफ हरास फैल गया है। लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ से तेंदुए को काबू करने की अपील की है। ये थे अवंतीपोरा से शब्बीर भट्ट। साबिन कुर्सू राजबाग में टॉप 1 गेस्ट हाउस के मुतसिल आबादी गुज़श्ता कई माह से पीने के पानी की शदीद कमी की शिकायत कर रही है, मगर महकमा जल शक्ति के एहलकार और अफसरान पानी की शिकायत दूर करने में हनूज नाकाम है। मुतासर लोगों के मुताबिक उनके इलाके को महकमे ने टेल एंड के खाते में डाल रखा है और जब भी वो अपनी शिकायत लेकर हुकाम के पास जाते हैं तो उनके माथे पर टेल एंड यानी बस्ती का आखिरी सिरा का टैग लगाकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। इधर पानी की कमी दूर करने के लिए अब यहाँ आबाद लोगों को गाड़ियों में पानी के कनस्तर भर भर के लाने पड़ते हैं और ये अमल इंतहाई तकलीफदेह और हतक आमेज भी रहता है। टॉप 1 गेस्ट हाउस कुर्सू राजबाग के लोग ये समझने से कासिर हैं कि पानी की कमी का मामला जल शक्ति महकमे के नोट्स में लाए जाने के बावजूद भी पानी बहाल क्यों नहीं हो सका है, जबकि महकमे ने वहां पर सड़क खोदकर एक पाइपलाइन भी बिछाई, मगर इससे सारिफीन को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली और सारिफीन आज भी कुदरत के रहमो करम पर हैं। मुतासर लोगों ने महकमा जल शक्ति की चीफ इंजीनियर से अपील की है कि बराह करम इस मामले को एक बार फिर देखा जाए। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके, वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खाइबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी यात्रा की साथी भारतीय रेल। मैं हूं एक सफर, एक कहानी, एक अनुभव। आपकी छोटी छोटी कोशिशें इस सफर को खुशनुमा बना सकती हैं। कचरा डस्टबिन में डालें, रेल परिसर, पटरियों, प्लेटफॉर्म्स और डब्बों को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। आओ स्वच्छता को मिलकर सफल बनाएं, एक स्वच्छ भारत की ओर हम सब एक कदम बढ़ाएं। उत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सभी जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार की तरफ से 5 नए मेडिकल कॉलेज कई बरस कबल मंजूर किए गए हैं और इनमें से बेशतर का काम तामीरात के आखिरी मरहले में है। मगर गुंड चोगल हंदवारा में मेडिकल कॉलेज की तामीर का काम जहां दूसरे मकामात के मुकाबले में देर से शुरू हुआ, वहीं काम एक आध साल तक जारी रहने के बाद से इसे दोबारा बंद किया गया है। बताया जाता है कि 30 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद मुतल्लिका महकमों को याद आया है कि ये जगह सैलाब की जद में आ सकती है। एक रिपोर्ट फयाज हमीद से। 2 साल कबल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा की तामीर का काम शुरू किया गया। 2 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी इस मेडिकल कॉलेज की इमारत मुकम्मल तो क्या, अभी भी प्लंथ पर ही काम रुका पड़ा है। जो जानकारी शहरबीन को मौसूल हुई उसके मुताबिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा की तामीर का काम 2 साल कबल शुरू किया गया। अभी तक इस मेडिकल कॉलेज पर प्लंथ का काम करीब करीब मुकम्मल हो चुका है। ताम लोगों का कहना है कि इस मेडिकल कॉलेज पर गुज़श्ता 4 महीनों से तामीर का काम नहीं हो रहा है। लोगों का ये भी इल्जाम है कि जिस इलाके यानी गुंड चोगल में ये मेडिकल कॉलेज तामीर किया जा रहा है, यहाँ से इस कॉलेज को दूसरी जगह पर मुंतकिल करने की अफवाहें भी सरगर्म है। यहाँ के अवाम का कहना है कि इस मेडिकल कॉलेज की तामीर पर अभी तक 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। फिर इस कॉलेज की तामीर को रोक देना शकूक पैदा करता है। लोगों का ये भी कहना है कि इस मेडिकल कॉलेज के बारे में ये भी बातें बताई जा रही है कि ये उस जगह तामीर किया जा रहा है जो सैलाब की जद में आ सकता है। लोगों का मानना है कि अगर ये जगह सैलाब की जद में आ सकती है तो फिर 30 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत क्यों थी। उनका ये भी सवाल है कि जगह की निशानदेही करने पर इस बात को नजरअंदाज क्यों किया गया। इसी मामले को जब यहाँ के लोगों ने अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और मेंबर पार्लियामेंट बारामूला इंजीनियर रशीद के सामने रखा तो आज इंजीनियर रशीद ने खुद तामीर हो रहे मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। इस मौके पर इंजीनियर रशीद ने लोगों से बात करते हुए कहा कि हैरानगी की बात यह है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ये बातें करना कि यहाँ सैलाब का खतरा है, मजाक के सिवा कुछ और नहीं। इंजीनियर रशीद ने कहा कि जो सरकारी मुलाजिम करोड़ों रुपए खर्च करके ये बातें कर रहे हैं कि ये जगह सैलाब से मुतासिर हो सकती है, उन मुलाजिमीन की जगह जेल होनी चाहिए। इंजीनियर रशीद ने कहा कि महकमा फ्लड कंट्रोल की कारकर्दगी भी मशकूक है। शहरबीन ने जब इस मामले की निस्बत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर्मी डिवीजन हंदवाड़ा फारूक अहमद से राब्ता कायम किया तो दरजवाब उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इस मेडिकल कॉलेज पर गुज़श्ता 4 महीनों से काम रुका पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज पर 30 करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं। ये पूछे जाने पर कि 30 करोड़ खर्च करने के बाद अब सैलाब का खतरा क्यों सता रहा है, दरजवाब उन्होंने कहा कि मैंने हंदवाड़ा डिवीजन का चार्ज कुछ महीने कबल ही संभाला है, जबकि इसकी तामीर मेरे आने से पहले शुरू की गई थी। ये पूछे जाने पर कि क्या अब मेडिकल कॉलेज की तामीर दोबारा शुरू होगी, जवाबन उन्होंने कहा कि मामला आला हुकाम के पास है और हम भी आला हुकाम के हिदायत का इंतजार कर रहे हैं। ये थे कुपवाड़ा से फयाज हमीद। और अब रुक करते हैं कठवा का। समी जिला कठवा में गैर कानूनी कानकनी का अमल गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान एक सनत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कठवा की सरहद पंजाब से लगती है और पंजाब का रेत माफिया यहाँ के लोगों से मिलकर रातों रात नदी नालों से रेत बाजरी निकालकर इसे न सिर्फ पंजाब बल्कि दिल्ली और यूपी तक पहुंचाकर ऊंची कीमतों पर फरोख्त करता है। बेहंगम गैर कानूनी कानकनी से न सिर्फ नदी नालों का बहाव मुतासिर है बल्कि आबी हयात को भी नुकसान पहुंच रहा है और साथ ही जम्मू कश्मीर को माली नुकसानात का भी सामना है। रमेश मराठा की रिपोर्ट।
जिला कठुआ के बेशतर हिस्सों में धड़ेले से इलीगल माइनिंग का गोरख धंधा जोरों शोरों से बिना किसी खौफ के चल रहा है। इस धंधे में मुलविस अफराद इस कारोबार को बढ़ाने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल में लाते हैं। इलीगल माइनिंग का ये गोरख धंधा जिला कठुआ के साथ साथ कठुआ की सरहद के साथ लगने वाले इलाकों तक फैल चुका है। पंजाब, सांबा, हिमाचल प्रदेश में इलीगल माइनिंग से जुड़े अफराद दिन दहाड़े ये काम करते हुए नजर आते हैं। कठुआ में कीड़िया गंडियाल जो पंजाब के साथ लगता है, जहां पर खुले आम जेसीबीज, ट्रैक्टर ट्रॉलीज और टिपर्स रेत भर भर के पंजाब ले जाते देखे जाते हैं। बावसूख जराये से हासिल इतला के मुताबिक यहां से ये सारा मटेरियल दिल्ली, यूपी, राजस्थान तक पहुंचाया जाता है, जहां पर अच्छे खासे दाम देकर बेचा जाता है। इस तरह से ये कारोबार फल फूल रहा है। कठुआ के बनी में सेवा दरिया, बिलावर में भीनी नाला, उज, सहारखड़ और रावी दरिया से कंकर, पत्थर, रेत, बजरी ट्रैक्टर ट्रॉलीज में भर भर के सरे आम इस धंधे में मुलविस अफराद अंजाम लाते हैं और अच्छा खासा कारोबार अमल में लाया जाता है बिना किसी रोक टोक के। इलीगल माइनिंग की वजह से ही जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर दयालचक और चढ़वाल के बीच बने पुल तरना नाले पर नुकसान उस पुल को पहुंचा गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए ये पुल पूरी तरह से बंद किया गया जब तक नए पुल की तामीर हुई। इसी तरह से बिलावर में भीनी नाला पर बने पुल को भी इलीगल माइनिंग की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। बेशक इस महकमे से जुड़े एहलकार वक्तन फवक्तन ऑन द स्पॉट छापे भी डालते रहते हैं, लाखों रुपए में जुर्माना भी किया जाता है, कानूनी कार्रवाई भी अमलाई जाती है, मशीनों की जब्ती भी होती है, पर फिर वही डाक के 3 पात चंद रोज के बाद ये गोरख धंधा फिर से शुरू किया जाता है। दरअसल इलीगल माइनिंग के इस गोरख धंधे ने जम्मू कश्मीर को अपनी चपेट में लिया है। कठुआ से लेकर तीतवाल, गुरेज तक इलीगल माइनिंग का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, जबकि ये भी अपनी जगह सही है। कोई भी ऐसा काम यानी कोई भी ऐसा गोरख धंधा बिना महकमे के गठजोड़ से नहीं चल सकता है। यही वजह है इंटेलिजेंस एजेंसीज के अरकान महकमे के अहलकारों को छापों के दौरान पकड़ा भी जाता है, बाज़ाबिता तौर पे गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, कानूनी कार्रवाई के दायरे में इनको सजा भी दी जाती है। जिला कठुआ के बेशतर हिस्सों में स्टोन क्रशर्स भी पाए जाते हैं। ईंटों के भट्टे जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा के दोनों तरफ देखे जाते हैं। इस सिलसिले में माहिरीन का मानना है कि लीगल माइनिंग हो या जंगलों में पेड़ों का कटाव हो, जाहिर है बराह रास्त माहौलियात पर बुरा असर देखने को मिलता है। यही वजह है गर्मियों में दर्जे हरारत लगभग 50 डिग्री के आसपास पहुंचना या वक्त पर बारिश का नहीं होना, बरसात में बारिशें कम पड़ना, नदी नालों में पानी का सूखना या पानी का सोर्स खत्म होना, ये सबसे बड़ी वजह है। अगर यही सिलसिला आने वाले वक्त में जारी रहा तो जाहिर है हम सब लोगों को बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। पानी की कमी, मौसमों में बदलाव, बारिशें नहीं होना और दर्जे हरारत में बढ़ोतरी यही देखने को मिलेगा। जितनी इलीगल माइनिंग जल्दी रोकी जा सके, इसकी रोकथाम वक्त की मांग भी है और जरूरत भी। ये थे कठुआ से रमेश मरहटा। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते ही अपने मेज़बान और आज के शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर को इजाज़त